नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग भी सभी अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को एक अच्छे मुकाम पे ले जा रहे होंगे। और चिंता तो कभी आपको भी करना ही नहीं है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आपके एग्ज़ाम लगातार होंगे। तो जब आपके लगातार होंगे तो यही पढ़ाई आपको क्या होगा, काम देगा। आप अपने आप को क्या है, एकदम बहता जल बनाइए। बहता जल कभी क्या होता है, गंदा नहीं होता है, लेकिन स्थिर जल क्या होता है, गंदा हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को बहता जल बनाइए और कभी चिंता तो कीजिए ही मत। क्योंकि आपको क्या है, चिंता युक्त नहीं बनना है, चिंता मुक्त बनना है। क्योंकि चिंता के बारे में कहा गया है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कब तक दवा लगाए। क्योंकि चिंता और चिता में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं होता है, इसलिए चिंता नहीं करना है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए करेंट का वीडियो लाया हूं और बहुत सारे बच्चों की मांग थी सर करेंट को ही आगे लिया जाए, क्योंकि बहुत आने वाले एग्ज़ाम जुलाई महीने में शुरू होने वाले हैं। तो आज करेंट के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक चर्चित स्थान, चर्चित घटनाक्रम और जो दिवस मनाए जाते हैं, जिससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। और अब एग्जाम में तो ये भी पूछा जाता है कि ये दिवस का थीम क्या था, यानी विषय क्या था, टैगलाइन क्या था, और ये जो दिवस हम लोग मनाते हैं वो किनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जैसे एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के रूप में हम मनाते हैं। तो इसी तरह के आज दिवस पे भी मैं चर्चा करूंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में दिवस से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज चर्चा करते हैं जो चर्चित स्थान है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य मंदिर यानी किस देवता को समर्पित है, सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा के पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। हाल ही में ये चर्चित इसलिए है कि हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सूर्य मंदिर को 100% सोलराइजेशन किया गया, यानी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उसकी ऊर्जा की उपयोगिता पूरी कर दी गई। और ये मुख्य रूप से क्या है, केंद्र की सहायता से शुरू की गई एक, समझिए कि उनको दिया गया एक योजना है, जिसकी राशि कितनी थी, 25 करोड़। तो यानी प्रश्न यहां से निकल सकता है, हाल ही में किस मंदिर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे डिपेंड कर दिया गया, यानी उनकी सारी ऊर्जा की उपयोगिता किससे पूरी होगी, सौर ऊर्जा से। तो वो कौन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में। अगर अब इसके जरा इतिहास की बात करते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। काला रंग होने के कारण कोणार्क मंदिर को इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। वही उड़ीसा का एक और मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर जिसे हम व्हाइट पगोडा भी कहते हैं। तो यहां से आपका दो क्वेश्चन निकल गया, ब्लैक पगोडा अगर पूछा जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, और व्हाइट पगोडा पूछा जाए तो उड़ीसा का ही आपको जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जगन्नाथ मंदिर में ही से ही रथ यात्रा निकलती है। तो आपको ये बताना है कि उस रथ यात्रा में मुख्य रूप से कौन कौन भगवान होते हैं। एक तो होते हैं कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। तो आपको ये बताना है सुभद्रा कृष्ण भगवान की कौन थी, सुभद्रा कृष्ण भगवान की कौन थी। पहला मैं तुरंत ही कमेंट में अपना आंसर आप कर दीजिए। मैं क्वेश्चन पूछने का आदी हूँ, मैं क्लास में भी पढ़ाता था तो खूब क्वेश्चन पूछता हूँ, ताकि क्या है कि हमारे बीच क्या है, क्वेश्चन आंसर संवाद होता रहे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि हमारे बीच संवाद होता रहे। अब बात करते हैं चक हाओ। चक हाओ क्यों चर्चित है? चक हाओ एक क्या है, सुगंधित चावल की किस्म है जिसका रंग क्या है, काला है। जी हाँ, इसका रंग क्या है, काला है, इसलिए चर्चित है। और हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। मैंने जीआई टैग पर पिछले वीडियो भी करंट अफेयर्स में बताया था, शायद पार्ट 2 में आप देखिएगा जाके। उसमें सारे वस्तुओं का जो कृषि से संबंधित है और भी क्षेत्र से संबंधित है, सबका जीआई टैग जो जिसका मिला है, मैंने उसका वीडियो बनाया, आप लोग उसको जरूर दीजिएगा। तो ये जो चाक हाओ है, मणिपुर का एक चावल है जो सुगंधित किस्म का चावल है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। ठीक है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है, अपने आप में काला चावल है।
ठीक है, ये प्रश्न भी पूछ सकता है। चाखाओ क्या है? तो मणिपुर में सुगंधित चावल का 21वां, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिसका रंग काला है। ये भी प्रश्न पूछे कि काला रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। अब बात करते हैं एटालिन जल विद्युत परियोजना। एटालिन जल विद्युत परियोजना ये अभी क्या है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में क्या है? प्रस्तावित है। प्रस्तावित इसलिए कि ये योजना साकार रूप इसलिए नहीं ले रही है, चर्चित इसलिए है क्योंकि बोला जाता है दिबांग घाटी में अगर इस योजना को प्रस्तावित किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो लाखों लाख पेड़ काटे जा सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए क्या है? बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए अभी इस पर क्या है? विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है कि क्या पेड़ काटा जाए या नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी ये चर्चित है। एटालिन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। अब बात करते हैं तोमान। तोमान क्या है? तोमान एक मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? तो ये ईरान की मुद्रा है। ये किसकी मुद्रा है? ईरान की मुद्रा है। ईरान की जो मुद्रा पहले थी वो रियाल थी, लेकिन अब रियाल को हटाकर एक नई मुद्रा लाई जा रही है, जिसका नाम क्या है? तोमान है। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल बताया जाता है, यानी 10,000 रियाल बराबर कितना तोमान होगा? एक तोमान होगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे तोमान क्या है। तो तोमान किस देश की मुद्रा है? ईरान की मुद्रा है। अब बात करते हैं, अभी एक शहर बहुत ही चर्चित था, मिजोरम। क्यों चर्चित है? क्योंकि मिजोरम ने क्या किया है कि खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया, यानी स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपको मिजोरम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मिजोरम। अब वही मेरठ में क्या है कि एक नया खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो आप दो शहर याद रखिए, ठीक है। एक तो आपको क्या है? मिजोरम, जहां खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है, और साथ ही साथ आपको मेरठ, जहां खेल विश्वविद्यालय क्या है? खोला गया है। अब बात करते हैं तिबिलिसी। तिबिलिसी क्या है? तिबिलिसी एक जगह का नाम है जो जॉर्जिया की राजधानी है। तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है और यूनेस्को ने 2021 में इसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा आने वाले एग्जाम में आपके लिए कि यूनेस्को ने 2021 में किस शहर को या किस देश की राजधानी को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। तो इसका नाम क्या है? तिबिलिसी। किसकी राजधानी है? जॉर्जिया की। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में 2020 में यूनेस्को ने किस शहर को पुस्तक राजधानी घोषित किया है, तो ये मलेशिया की राजधानी कौन है? कुआलालंपुर। 2020 में अगर पूछा जाएगा तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, लेकिन 2021 की पुस्तक राजधानी पूछा जाए तो तिबिलिसी। कहाँ का है? जॉर्जिया का। ये मुख्य रूप से यूनेस्को द्वारा संचालित एक कहिएगा योजना है, या इसकी एक पुस्तक से आपका क्या है? जुड़ाव बना रहा है, ठीक है। जागरूकता अभियान कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बराबर आता है कि वर्तमान में वाणिज्य बैंकों की संख्या कितनी है। पिछले साल जब 2019 में बहुत कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूं। कैसे? तो 1 अप्रैल 2020 से बहुत सारे बैंकों को मिला दिया गया था। मिलाया तो पहले गया, लेकिन साकार रूप जो ली वो कब से हुआ शुरू? 1 अप्रैल 2020 से। यानी 1 अप्रैल 2020 से आपको सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या अब कितना पढ़ना है? 12। कैसे? तो हाल ही में क्या हुआ कि ओरिएंटल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से बैंक का विलय किस बैंक में किया गया। जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कहाँ किया गया? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का बैंक ऑफ इंडिया में। और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। बहुत ये विलय, इसके पहले भी बहुत सारे विलय किए गए थे। जैसे महिला बैंक को क्या है? एसबीआई में मिला दिया गया था। तो ये बहुत सारे विलय करने के बाद अगर प्रश्न में पूछा जाए वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो अब आपको आंसर कितना देना है? 12। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम में, इसलिए आप इसको एकदम याद रखिए कि वर्तमान में सार्वजनिक जितने भी बैंक क्लर्क हो, बैंक पीओ हो या एसएससी हो, कोई भी हो, तो आपको ये प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हो। टेट स्टेट कुछ भी कहिए। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई? 12। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। तो ये थे आपके प्रश्न। आपको तो पता है, मैं अभी बता रहा था दिवस की, जैसा कि आपको कि आपका 21 जून, कल क्या है? 21 जून है, यानी 21 जून विश्व योग दिवस। और 21 जून को इस साल का सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है।
अभी मैं कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में भी बता रहा था। सूर्य ग्रहण, तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। देखा जाए, आपको तो पता है सूर्य अपने स्थान पे क्या है, स्थिर है। जल्दी ज्योग्राफी में मैं आपके लिए ला रहा हूं आकाश यानी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में आपको सारा सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा, कितने ग्रह हैं, क्यों, किसके उपग्रह हैं। और पृथ्वी जो है EARTH, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, यानी ये क्या हो जाता है, मून। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य ग्रहण किसे कब होता है, क्या स्थिति आती है तब सूर्य ग्रहण आता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य के सामने आ जाता है, तब सूर्य का जो लाइट है पृथ्वी पर ना पड़कर सीधा कहां पड़ता है, चंद्रमा पे पड़ता है। तो हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो क्या होगा, सूर्य है जो किससे ढक गया है, चंद्रमा से ढक गया है। तो जब ये प्रक्रिया यानी जब तीनों एक सीधी रेखा में आए, इसे सिजगी भी कहा जाता है। ज्योग्राफी में कभी कभी एग्जाम पूछता है सिजगी किसे कहता है, तो जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, सिजगी। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और सूर्य की रोशनी किस पर पड़े, चंद्रमा पर पड़े, तब ये सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो एक बात याद रखिएगा, अमावस्या को होता है, यानी 21 जून को क्या है, अमावस्या है, ये अमावस्या को होता है। और अगर बात करें आपको चंद्र ग्रहण की, तो बस आपको ये करना है कि जब EARTH, जब अर्थ कहा जाता है कि परिक्रमा करते हुए आपको सन और मून के बीच में आ जाए, तब क्या होगा कि सूर्य की सारी रोशनी किसके ऊपर पड़ेगी, अर्थ पे पड़ेगी, मून पे नहीं पड़ेगी। तब ये क्या कहलाएगा, चंद्र ग्रहण कहलाता है। और चंद्र ग्रहण जब भी होगा तो आपको किस दिन लगता है, पूर्णिमा दिन लगता है। हमेशा याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो पूर्णिमा को लगता है, और सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या को। एक साल में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लग सकते हैं, दोनों मिलाकर, कंफ्यूज नहीं होना है। एक साल में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लग सकते हैं। यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दिवस की, कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है और उस दिवस का विषय क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो सारे दिवस के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें सारा दिवस आपके पास एक लाइन में मिलेगा, और उन सारे दिवसों की क्या क्या विशेषता है, उन सारे दिवसों से आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारे बिंदुओं को मैंने इसमें समाहित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी महीने में कौन कौन से ऐसे मुख्य विषय हैं जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। जी हाँ, 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ऐसा इसलिए 9 जनवरी को इसलिए क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए उसी दिन को 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में चुना गया है। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस कब, यानी आपको 1915 में महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं 12 जनवरी युवा दिवस। जी हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए, दिवस 2 होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो सिर्फ भारत में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरे विश्व के देशों में मनाया जाता है। तो बात करते हैं 12 जनवरी युवा दिवस। इस युवा दिवस यानी जो 2020 में युवा दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था,
उसका थीम था चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। अब प्रश्न आता है युवा दिवस किनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, यानी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हुआ था, उन्हीं के उपलक्ष्य में हम युवा दिवस मनाते हैं। अब विवेकानंद से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आते हैं जरा सा उस पर एक नजर डालते हैं। तो विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। उनकी उपाधि, उन्हें स्वामी की उपाधि दी गई थी। उन्हें स्वामी की उपाधि खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी एक जगह है, एक जगह का नाम है खेतड़ी जो प्रसिद्ध है, तो आप लोग जवाब दीजिए खेतड़ी जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने इन्हें स्वामी की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1993 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लिए थे और वहीं पे उन्होंने भारत के सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। 1 मई 1857 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कोलकाता बेलूर मठ भी जिसे कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं से प्रेरणा लेकर उनके नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो युवा दिवस से आपको अगर प्रश्न पूछता है तो इतने सारे प्रश्न स्वामी विवेकानंद से आ सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी बालिका को जो आज क्या है कि हमारा समाज दहेज के लिए, उनके शिक्षा को लेकर जो इतना पिछड़ा है, तो उसी को जागरूक करने के लिए मोदी जी ने बालिका दिवस मनाने का निर्णय किया। और इसी पर आपको एक योजना भी है कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी को शुरू हुआ था, लेकिन जो बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं वो 24 जनवरी को मनाते हैं। तो आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस, जी हाँ, ये जो 24 जनवरी को मनाते हैं वो क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। लेकिन जब आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल्स डे, तो वो हो जाएगा 11 अक्टूबर। तो यहाँ पर दोनों में अंतर समझिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे आपका हो जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। याद कर लिए? अपने कॉपी में भी क्या है आप नोट कीजिए। जब भी मेरा वीडियो देखिए तो एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाए। ऐसे सिर्फ देखिए और ये ऐसे अच्छा है कि आप मत देखिए, क्योंकि जब आपको कोई फायदा ही नहीं होगा तो उससे क्या फायदा टाइम पास करना। चलिए बात करते हैं अब 25 जनवरी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी मतदाता दिवस यानी लोकतंत्र बोला जाता है। क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो लोकतंत्र यानी वोट देने की जागरूकता करने के लिए हम लोग जो मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं। इस वर्ष जो 2020 में मतदाता दिवस मनाया गया उसका विषय था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता ये निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक दिवस है जो निर्वाचन आयोग मनाती है। अब बात करते हैं फरवरी माह में मनाए गए कुछ दिवस की। तो सबसे पहले हम फरवरी में एक लेते हैं 28 फरवरी, जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसका विषय क्या था इस बार में? विज्ञान में महिलाएं, वुमेन्स इन साइंस, विज्ञान में महिलाएं। तो अब बात करते हैं कि विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी 1930 को ही कहा जाता है कि सर चंद्रशेखर ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में कहा जाता है रमन प्रभाव की खोज के कारण ही सर चंद्रशेखर के वेंकटरामन के रमन प्रभाव खोज के कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और इन्हीं 1930 में फिजिक्स का नोबेल भी मिला था। बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब बात करते हैं 15 मार्च। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। जबकि अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात हो जाए तो 24 दिसंबर को मनाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, अपने मतलब
अभी चाइना को के सामान को भी ले रहा है, लेकर हो रहा है जागो ग्राहक जागो। तो 24 दिसंबर क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये प्रश्न आता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम किस दिन लागू हुआ? तो 24 दिसंबर 1986। इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं 20 मार्च। 20 मार्च को हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। गौरैया जो चिड़िया सुबह सुबह जिसकी चहचहाट से आप उठते हैं, तो 20 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? विश्व गौरैया दिवस। इस वर्ष का जो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था? आई लव अ स्पैरो। आई लव अ स्पैरो। मुझे याद है कि जब मैं एग्जाम रहा तो पूछा गया था स्पैरो का जूलॉजिकल नेम क्या होता है। जैसे देखते हैं गेहूं का होता है टिटिकम एस्टिवम, चावल का होता है ओरेजा सटिवा, ठीक है। मानव का क्या है? होमो सेपियंस। तो आपके लिए सवाल है, बहुत ही कठिन तो नहीं है लेकिन जवाब दे सकते हैं, ठीक है, कि आपको गौरैया का जूलॉजिकल नेम क्या है। और एक बात और आप लोग जानिएगा, दिल्ली का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी पॉइंट जहां से भी क्वेश्चन पूछे मैं इसमें समाहित कर दूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। अब बात करते हैं 22 मार्च, हमारा बिहार दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। और विश्व जल दिवस भी हम किस दिन मनाते हैं? 22 मार्च को। थोड़ा सा बिहार पे चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध की धरती बिहार, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, जिसने विश्व का पहला गणतंत्र दिया। हाँ, बिहार के वैशाली में ही लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिया, तो वो बिहार। तो कहा जाता है बिहार में, थोड़ा सा ये जान लीजिएगा, बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार जो शब्द है वो बिहार से बना है, यानी रहने वाला स्थान। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो रहने वाला स्थान था उसी से बिहार था। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के बिहार का निर्माण 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? तो थोड़ा सा चलिए हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो कहा जाता है कि पहले जो था बंगाल जो था पहले वो बिहार, उड़ीसा और प्लस बंगाल, ये तीनों मिलकर बना था। ये बंगाल में आप समझिए कि उस समय बांग्लादेश भी थे। जी हाँ, बांग्लादेश भी, ठीक है। तो यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल। बात करते हैं सबसे पहले आपको 1936 में। 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा जो है वो बंगाल से अलग हो जाता है। उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हो गया। कब हुआ? 1936 में। तो अब क्या बचा? अब बिहार बचा और बंगाल बचा। फिर 1912 में क्या होता है? 22 मार्च 1912 को बिहार है जो क्या होता है? बंगाल से अलग हो जाता है। कब अलग होता है? 22 मार्च 1912 को। तो यानी बंगाल से अब बिहार भी अलग हुआ, अब इधर बंगाल बचा, यानी बिहार हम अलग हो गए। अब हमसे बात किया जाता है कि हमसे फिर क्या हुआ कि 15 नवंबर 2000 को फिर हमसे भी कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। इसलिए 15 नवंबर को झारखंड क्या है? अपनी स्थापना दिवस मनाता है। और बिहार किस दिन अपनी स्थापना दिवस मनाता है? 22 मार्च। और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले बंगाल जो था बिहार उड़ीसा से मिलकर बना था, यानी उड़ीसा सबसे पहले 1936 में उनसे अलग हुआ, 1912 में फिर बिहार उससे अलग हुआ। अब बात करते हैं 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हम लोग समता दिवस के रूप में मनाते हैं। समता यानी समानता, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 भी कहता है, समानता का अधिकार। आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा होगा। तो समता दिवस हम लोग मनाते हैं 5 अप्रैल को। बाबू जगजीवन राम, यानी बाबू जगजीवन राम जो थे वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं। अब बात करते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जबकि अगर राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस। और किनके जन्मदिन के रूप में? ये भी देखिएगा, मेजर ध्यानचंद
चंद्र के जन्मदिन के रूप में। और इसी दिन खेल दिवस के दिन आपको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार, सभी पुरस्कार इसी दिन दिए जाते हैं 29 अगस्त को ही। तो राष्ट्रीय खेल दिवस अगर पूछा जाए तो 29 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो 6 अप्रैल। अब बात करते हैं 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपका अभी तो कोरोना काल में क्या है, स्वास्थ्य ही आपके लिए सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए स्वस्थ होना भी जरूरी है, क्योंकि कहा गया है एक स्वस्थ मन में ही एक अच्छा स्वस्थ तन बसता है। ठीक है, एक स्वस्थ तन में एक स्वस्थ मन बसता है। अब बात करते हैं आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस आपको 10 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी के जो जनक थे, जर्मनी के थे सैमुअल हैनीमैन। हाँ, होम्योपैथी का जनक किन्हें कहा जाता है, सैमुअल हैनीमैन को। उनका जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। ये प्रश्न आता है होम्योपैथी के जनक कौन है, तो सैमुअल हैनीमैन। अब बात करते हैं 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये इसलिए प्रश्न आ सकता है क्यों, क्योंकि इस दिन कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन है। कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के कारण 11 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 14 अप्रैल के बारे में। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है, यानी इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र सरकार 14 अप्रैल को ज्ञान दिवस के रूप में मनाती है, वहीं कुछ जगह अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। ये प्रश्न यदा कदा आपको एग्जाम में बराबर आते ही रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैं, यानी बड़े बड़े मंदिर, प्राकृतिक जैसे सुंदर वन, तो ये सब ऐसे इलाकों को यूनेस्को क्या करता है, अपने विश्व विरासत में शामिल करता है। तो उन्हीं लोगों की स्थलों की जागरूकता के लिए विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, इसलिए ध्यान से इसको आप याद कीजिएगा। अब बात करते हैं 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार जो 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उसका विषय जलवायु कार्रवाई था। और 1970 से 1970 से प्रति वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यानी समझ लीजिए 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों बराबर एग्जाम में आपका पूछता है। अब बात करते हैं 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार के एग्जाम में तो बराबर पंचायत से आपका 3 या 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और इससे बराबर ये क्वेश्चन आता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, अर्थात कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है। और कहीं ना कहीं पंचायती राज का जो सपना था महात्मा गांधी का भी था। तो पंचायती राज का अगर हम इतिहास की बात करें तो कहा जाता है चोल साम्राज्य में सबसे पहले पंचायती राज का कॉन्सेप्ट लाने वाला जो अगर कोई साम्राज्य है तो वो कौन सा साम्राज्य है, चोल साम्राज्य। और उसके बाद लॉर्ड रिपन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये चीज है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। लेकिन अगर हम पंचायती राज की बात करें, कुछ पॉइंट क्योंकि एग्जाम में ये बराबर आते हैं, पंचायती राज को चर्चा संविधान के अनुच्छेद 40 में भी की गई है और 243 में भी की गई है। 40 में क्या कहा गया है, 40 में पंचायती राज के गठन के बारे में की गई है। जो आप 36 से 51 पढ़ते हैं उसी में आता है 40, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और आपको पता ही है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 243 243 के तहत कहा जाता है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहां पर समझिएगा, प्रश्न अगर पूछे किस अनुच्छेद के तहत
पंचायत के गठन की चर्चा की गई तो अनुच्छेद 40। लेकिन अगर प्रश्न पूछे किस अनुच्छेद के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है तो 243। बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। और दूसरा जो राज्य, पहला भी पूछता है दूसरा भी पूछता है, दूसरा राज्य जो जहां पंचायती राज शुरू हुआ वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, पंचायत कितने विषय पर कानून बना सकती है? तो पंचायत 29 विषय पर कानून बनाती है। आशा करता हूं कि इतना पॉइंट आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। दक्षिण भारत का कौन सा वंश था जो ये जाना जाता था? चोल था। ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया था। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन और संवैधानिक दर्जा 243। पहला बार राजस्थान के नागौर में। अब पंचायत कितने विषय पर? 29 विषय पर। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब बात करते हैं 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। यह मनाने की परंपरा 1886 में शिकागो से शुरू हुई थी। कहा जाता है शिकागो में बहुत सारे मजदूरों ने उनको से कहा जाता है 12 घंटे से ज्यादा भी काम लिया जाता था, इसलिए उन्होंने हड़ताल करके 8 घंटे काम लेने की बात कही थी। यानी 8 घंटे काम कराने के लिए जो हड़ताल उस समय शुरू हुई थी वो आपको उसी दिन से कहा जाता है 1886 से शिकागो से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। लेकिन भारत में अगर इसका बात पूछा जाए तो भारत में 1 मई 1923 से मद्रास में सबसे पहले श्रमिक दिवस मनाया गया था। भारत में इसकी शुरुआत कब से मनाई जाती है? 1923 से। और श्रमिकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो कौन है? ILO, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से। अब बात करते हैं 8 मई, जिसे विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस जो घायल सैनिक जो युद्ध में घायल होते हैं, जो जिन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है, उनकी सेवा के लिए ये संस्था काम करती है। रेड क्रॉस उनकी संस्था। ये प्रश्न पूछा जाता है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूरेंट है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूरेंट है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। इस बार जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया उसका विषय था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट, उसका विषय क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे लैंप वाली महिला कहा जाता है, लेडी विद द लैंप। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये क्रीमिया युद्ध में रात को लालटेन लेकर घायल सैनिकों की इलाज करती थी, उपचार करती थी। इसलिए सैनिक लोगों ने ही इन्हें लेडी विद द लैंप कहकर पुकारना शुरू किया था। किन्हें कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैंने अभी बताया कि इन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। और इनके 200वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही WHO ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ ईयर के रूप में घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा, WHO ने 2020 को किस रूप में घोषित किया है? तो नर्स और मिडवाइफ ईयर के रूप में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के 200वें जन्मदिन को। एक बात और, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल को भारत का उदारक कहा जाता है? तो आंसर आता है आपका लॉर्ड रिपन। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए किसने कहा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब बात करते हैं 20 मई। 20 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए। 20 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। आप लोग याद रखिएगा अगर प्रश्न पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 20 मई। अब बात करते हैं 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। जैसा कि आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है?
850। पुराने बुक में आपको 8848 मीटर ही देता है, ये क्या है, मीटर देता है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बहुत सारे बुक हैं जो 8850 देते हैं। माउंट एवरेस्ट कब मनाया जाता है? 29 मई। अब प्रश्न उठता है कि 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे एवं ये नेपाल के ही थे, एवं एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। इसलिए 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ आप एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगवा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगवा कहा जाता है। चोमोलुंगवा का अर्थ तिब्बती भाषा में पर्वतों की रानी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगवा का अर्थ पर्वतों की रानी होता है। साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट से बहुत सारे प्रश्न भारत से ये भी पूछे जाते हैं कि पहली महिला कौन थी, पहली बार चढ़ने वाले कौन थे। तो आप लोग थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। मैं कुछ नाम लिखता हूं, फिर उसको समझिए। जुंको तबई, बछेंद्री पाल, मालवत पूर्णा, अरुणिमा सिन्हा। अब देखिए, बात करते हैं इन चारों महिला के बारे में। आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए। जुंको तबई जो थी वो जापान की प्रथम महिला थी। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो कौन है? जुंको तबई, जापान की, जो 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। 1975 में। अगर बछेंद्री पाल का प्रश्न अगर आएगा तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो कौन है? बछेंद्री पाल, जो कहा जाता है कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। मालवत पूर्णा सबसे कम उम्र में, यानी मात्र 13 वर्ष की उम्र में, जो आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है, इंडिया से है। 13 वर्ष की उम्र में, मतलब सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये क्या है? बालिका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अरुणिमा सिन्हा, यानी भारत की पहली दिव्यांग महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, अरुणिमा सिन्हा। इनके साहस की कहानी पढ़िएगा, बहुत ही हिम्मती महिला। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको बराबर एग्जाम में आते हैं, जिसको अगर प्रश्न पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तबई, भारत की ओर से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, ठीक है, सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पे मालवत पूर्णा, और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दिव्यांग महिला तो अरुणिमा सिन्हा। आशा करता हूं कि ये डाटा आपको, ठीक है, सभी याद हो गया होगा और आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं 3 जून विश्व साइकिल दिवस। तो 3 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व साइकिल दिवस। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन अभी वर्तमान में आ सकते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, जो इसे हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस का इस बार जो टैगलाइन था, उसका टैगलाइन था प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय, यानी टाइम फॉर नेचर। साथ ही साथ अगर विषय की बात किया जाए, विषय, तो इसका विषय था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इसका विषय क्या था? बायोडाइवर्सिटी। टैगलाइन और विषय में अंतर है। टैगलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो ये किसका टैगलाइन है? LIC का। ठीक है, तो ये टैगलाइन होता है। और विषय क्या हो जिस पर आदमी फोकस कर रहा है उस वो दिवस का, तो विषय था जैव विविधता, जबकि टैगलाइन है प्रकृति के लिए समय। अब बात करते हैं 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था कि इसी दिन आपको क्या है कि आपको भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जो है उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी दिया गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय इस बार क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस।
फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। तो ये आपको 7 जून। अब जून में जो अब बचे हैं और भी आपको ये दिवस का वीडियो है जो मैं अभी एक वीडियो और लाऊंगा, क्योंकि अभी करंट जो आपका बन रहा है विषय वो ज़्यादा जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक बता सकता हूँ। तो इन फ्यूचर जितने भी करंट में आपको दिवस आएंगे मैं उस पर भी आप। तो ये था मेरा आज का दिवस पे आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा या आज आपने कुछ भी नया जाना है तो कृपया कर कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना सकूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो। यहाँ तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि एग्ज़ाम में आना चाहिए। जो आप ऐसा पढ़ाई कीजिए कि एग्ज़ाम में तुरंत आ जाए, और अभी जितना पढ़ना है खूब पढ़िए, ताकि क्या हो कि एग्ज़ाम के समय क्या है हम सिर्फ क्या करें कि उसे एक बार देख कर रिवाइज करके तुरंत एग्ज़ाम देने चले जाएं। तो हर बार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आकर मेरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और मैं जल्द ही आपके लिए और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।